नमस्कार साथियों। मैं मुकेश मेहरिया, लेक्चर पॉलिटिकल साइंस। आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन कक्षा 12 की पॉलिटिकल साइंस से संबंधित चर्चा कर रहे थे, जिसमें दूसरी किताब है स्वतंत्र भारत में राजनीति, और इसका जो पहला चैप्टर था वो अपन ने कंप्लीट किया। इसके बाद सेकेंड चैप्टर है एक दल के प्रभुत्व का दौर है, उसका एक वीडियो पहले अपलोड किया जा चुका है और ये उसकी दूसरी क्लास है। तो देखो, इसमें अपन ने चर्चा की थी कि जैसे भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई। तो प्रमुख रूप से तीन चुनौती थी। भारत में जो विविधता वाला देश है वहां पे एकता स्थापित करना, दूसरी लोकतंत्र को कायम करना, और तीसरी थी सभी वर्गों का समान विकास करना। ये पहले चैप्टर से संबंधित बातें थी। अब लोकतंत्र को कायम करने के लिए चुनाव की आवश्यकता होती है, और उस चुनाव से संबंधित अपन ने देखा कि जो एक दल के प्रभुत्व का दौर किस तरीके से चला था। तो देखो, इसमें अपन ने देखा भारत में चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी जनवरी 1950, और उसके प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। सुकुमारी सेन, ये सारी चीजें अपन पहले से देख चुके हैं। इसमें देखा था कि प्रथम चुनाव 1952 में हुए पहले, और दूसरे नंबर के जो चुनाव है 1957, और तीसरे चुनाव हुए थे 1962। इन चुनाव में कुल मिलाकर के पहले चुनाव 489 सांसदों के लिए हुए, जिसमें से कांग्रेस को 364 सीट मिली। कहने का मतलब कांग्रेस को भारी बहुमत मिला था। इसके बाद ये दूसरे चुनाव 1957, जिसमें 494 सीट के लिए चुनाव हुए, और उनमें से कांग्रेस को 371 सीटें मिली थी। तीसरा चुनाव है जिसमें कांग्रेस को 361 सीट ही 494 सीटों में से। देखो, इस पाठ के नाम से अपने को पता चल रहा है कि एक दल के प्रभुत्व का दौर। तो प्रभुत्व किसका रहा? लगातार प्रारंभ के तीन चुनाव में अपन ने देखा कि कांग्रेस को बहुमत मिला, और इसने ही लोकसभा के माध्यम से अपनी सरकार बनाई थी। कहने का मतलब ये हुआ कि लगातार तीन बार 1967 तक सबसे ज्यादा प्रभावी यदि दल रहा तो वो है कांग्रेस। इसीलिए इसे अपने एक दल के प्रभुत्व के दौर के नाम से जानते हैं। इसके बाद अपने चर्चा की थी एक तो सोशलिस्ट पार्टी, और दूसरी सीपीआई। अब देखो, जो सोशलिस्ट पार्टी है इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, और इसके संस्थापक थे आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव, और इसकी विचारधारा, ये सब कुछ चीजें अपने पढ़ी थी। सीपीआई पार्टी 1920 में इसकी स्थापना, और इसके संस्थापक है एमएनए रॉय। ये सारी चीजें अपन ने देखी थी। ये रूसी क्रांति से प्रभावित है, साम्यवादी विचारधारा वाली पार्टी। आज इस सीपीआई पार्टी में अपन ने ये देखा, सीपीआई के बारे में भी पूरी डिटेल से अपन पढ़ चुके हैं कुछ बातें। सीपीआई की पहली भारत में जो सरकार बनी थी वो बनी थी केरल में, और वहां पे कुल मिलाकर के 126 सीट थी। इन 126 सीटों में से कांग्रेस को 60 सीट मिली, जो सीपीआई को, और सीपीआई ने अन्य दलों के समर्थन से अपनी सरकार केरल में बनानी। उसके बाद ये आपके अब की बार भी प्रश्न आया था, आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 का संबंध है आपातकालीन कंडीशन है।
तो इसमें है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन। अब देखो, राष्ट्रपति शासन जब संवैधानिक तंत्र किसी राज्य में विफल हो जाता है, तो संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर वहां पे राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा राज्यपाल करता है, और उसके बाद ये आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो ये राष्ट्रपति शासन पहली बार कहाँ पे लागू हुआ? केरल में। और फिर केरल में ये सरकार बनी 1957 में, और फिर 1959 तक चली थी। और 1959 में केरल में राष्ट्रपति शासन लगा करके और फिर यहाँ की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें भी अपन ने देखी। अब आज की जो नेक्स्ट पार्टी है, ये है भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ पार्टी है, इसकी स्थापना हुई थी 1951 में, और संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। देखो ये पार्टी है भारतीय जनसंघ, वो वर्तमान की जो भाजपा है भारतीय जनता पार्टी, उसकी पूर्वगामी पार्टी है। कहने का मतलब ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी इसी से निकल करके 1980 में बनी है। और इस पार्टी के अंदर लगभग आरएसएस और हिंदू महासभा से संबंधित लोग थे। हिंदू महासभा, इन्हीं के जो नेता थे, उन्होंने मिलकर के भारतीय जनसंघ का निर्माण किया था 1951 में, और संस्थापक है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये जो पार्टी थी, इसको 1952 के चुनाव में, 1952 का जो पहला लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें 3 सीट मिली थी। और दूसरा चुनाव जो 1957 में हुआ, उसमें 4 सीट मिली। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रारंभिक जो चुनाव थे उसमें इस पार्टी को ज्यादा बहुमत हासिल नहीं हुआ था। ये जो पार्टी है, इसकी विचारधारा किस प्रकार की थी? तो देखो विचारधारा, देखो राजनीतिक दल क्या होता है? राजनीतिक दल के अंतर्गत एक ये कई लोगों का समूह होता है, और इस समूह में समान विचारधारा के लोग होते हैं, और उनका मुख्य उद्देश्य होता है सत्ता को प्राप्त करना। ये अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं चुनाव में, और उसके बाद ये जब बहुमत हासिल हो जाता है, तो ये अपनी सरकारें बनाते हैं। तो इसी तरीके से ये पार्टी थी। इसके चुनाव चिन्ह की बात करें, तो वो था दीपक। दीपक या दिया, ये सभी अपन जानते हैं जो दीपावली पे जलाते हैं। देखो, तो दीपक है। भारतीय जनसंघ की विचारधारा, विचारधारा किस तरीके से, कौन कौन सी चीजों को इसमें शामिल किया गया है, किन मुख्य उद्देश्यों को लेकर के इस पार्टी की स्थापना हुई थी, तो वो विचारधारा कौन कौन सी है? पहली बात तो एक देश एक संस्कृति। एक देश एक संस्कृति, एक राष्ट्र। देखो इस प्रकार की विचारधारा किसकी है? ये मुख्य रूप से किसकी थीम है? तो ये थीम है भारतीय जनसंघ की, एक देश एक ही संस्कृति और एक ही राष्ट्र। उसके बाद यह पार्टी हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में बनाने के पक्षधर थी। हिंदी को
राजभाषा बनाने के आंदोलन में भूमिका का। देखो कुल मिलाकर के यदि अपने राजभाषा से संबंधित बात करें तो अभी हिंदी राजभाषा है अपनी। और कुल मिलाकर के संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं हैं वर्तमान में। पहले थी उसमें 14 भाषाएं, उसके बाद अपन ने देखा कि उसमें कुल मिलाकर के अभी वर्तमान में 22 भाषा है। इससे संबंधित अनुसूचियों का भी अपना एक वीडियो है, उसमें पूर्णतः आप डिटेल देख सकते हो। तो जो राजभाषा को हिंदी हिंदी को राजभाषा बनाने की पक्षधर कौन सी पार्टी थी? भारतीय जनसंघ। तीसरी बात है धार्मिक व अल्पसंख्यकों अल्पसंख्यकों को रियायत देने का विरोध। रियायत देने का विरोध। इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्टी इस विचारधारा से भी ओतप्रोत थी कि जो अल्पसंख्यक हैं उनको विभिन्न प्रकार की जो रियायत दी जाती हैं ये रियायतें नहीं देनी चाहिए। इस प्रकार का विरोध भी ये पार्टी करती है। इसके बाद देखो अन्य विचारधारा की बात करें तो ये पार्टी अखंड भारत का सपना लेकर के आई। अखंड भारत का निर्माण, अखंड भारत का निर्माण करना इसकी विचारधारा में शामिल है। इसका मतलब ये हुआ कि 1947 में जो भारत और पाकिस्तान दो अलग स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र बने, उन दोनों को भारत और पाकिस्तान को मिला करके और फिर अखंड भारत का निर्माण करना, इस प्रकार की विचारधारा भी इस पार्टी की। तो इस तरीके से जो भारतीय जनसंघ है इसकी मुख्य विचारधारा है जिसमें अपन ने देखा राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया जाना, दूसरी बात एक देश एक संस्कृति, और इसमें अखंड भारत का निर्माण करना। अब नेक्स्ट देखते हैं इस पार्टी से संबंधित अन्य लोग कौन कौन है। अन्य समर्थक एक तो दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय, और एक है बलराज मधोक, बलराज मधोक। तो अपने को ये नाम भी लिखने होते हैं जब ये बड़े क्वेश्चन आते हैं इसकी विचारधारा से या टिप्पणी टाइप की, तो उसमें ये भी बताना है कि दीनदयाल उपाध्याय और बलराज मधोक इनका संबंध भी भारतीय जनसंघ से। भारतीय जनसंघ की विचारधारा, इसकी स्थापना, संस्थापक और ये अन्य जो समर्थक है उनके बारे में बताना है। दीनदयाल उपाध्याय के बारे में भी आपके कॉलम बना करके बात दी है। समग्र मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? तो ये है दीनदयाल उपाध्याय। देखो समग्र मानवतावाद एक तो है आपकी, आगे जो अपन चैप्टर पढ़ेंगे उसी में आएगा समग्र क्रांति या संपूर्ण क्रांति, तो वहां आपको याद रखना है जयप्रकाश नारायण जेपी। और समग्र मानवतावाद तो आपको दीनदयाल उपाध्याय। देखो समग्र मानवतावाद जो सिद्धांत है, मानवतावाद का मतलब होता है कि मानव के जो मूल्य हैं, जो आदर्श हैं, उनकी बात करना, वो चीज क्या है? मानवतावाद। तो मानवीय जो मूल्य हैं उन्हीं के बारे में जो बात करके और संपूर्ण रूप से उन्हीं मूल्यों के प्रति उन्हीं दर्शन को प्राप्त करना, वो चीज है समग्र मानवतावाद। तो ये सिद्धांत किसने दिया? दीनदयाल उपाध्याय ने। नेक्स्ट
एक है स्वतंत्र पार्टी, स्वतंत्र पार्टी। देखो ये स्वतंत्र पार्टी है, इस पार्टी को अभी आपके आरबीएससी के सिलेबस से हटा दिया है। आरबीएससी का जो सिलेबस है उसमें ये पॉइंट नहीं है, फिर भी थोड़ी चर्चा करते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1959 में, और इसके जो संस्थापक थे सी राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी कौन है? ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल। देखो ये जो गवर्नर जनरल है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की जैसे यहाँ पे उपनिवेश बनाया भारत को, तब अपने देखा था 1833 में संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए विलियम बेंटिंक को गवर्नर जनरल बनाया गया था। और भारत जैसे स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और माउंटबेटन योजना 1946, उसके तहत भारत स्वतंत्र हुआ था। और इसी दिन जैसे भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की यदि बात करें तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। देखो लॉर्ड माउंटबेटन ये अंग्रेज थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। जबकि स्वतंत्र भारत के इस माउंटबेटन के बाद भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने? तो वो बने थे सी राजगोपालाचारी। इन्हें राजा जी के नाम से संबोधित किया जाता है, राजा जी भी कहा जाता है। और दूसरी बात ये, इनको 1954 में भारत रत्न मिला था। भारत रत्न, भारत रत्न इंडिया का सबसे प्रतिष्ठित सर्वोच्च सम्मान है। भारत रत्न पहला किसको मिला? सी राजगोपालाचारी को। कब? ये 1954 में। ये जो पार्टी है इसके बारे में अभी आपके बोर्ड में नहीं दिया हुआ है सिलेबस में। नेक्स्ट अब देखो कुछ पॉइंट है इससे संबंधित। स्वतंत्र भारत का जो प्रथम मंत्रिमंडल बना था, और प्रथम मंत्रिमंडल में संविधान सभा के सदस्य थे, संविधान सभा के सदस्य। संविधान सभा में कुल मिलाकर के अपन ने देखा 389 सदस्य, 389 सदस्य। ये जो संविधान सभा है प्रथम मंत्रिमंडल से संबंधित कुछ जो व्यक्ति हैं उनकी आपके यहाँ पे दी हुई है, तो उन्हीं की बात करते हैं केवल। तो एक तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक हैं। स्वतंत्र भारत में के प्रथम मंत्रिमंडल में ये थे वाणिज्य व उद्योग मंत्री, वाणिज्य व उद्योग मंत्री, उद्योग मंत्री। नेक्स्ट है राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर। ये स्वतंत्र भारत में प्रथम स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री। 1957 तक, 1952, जो 1957 तक स्वास्थ्य मंत्री कौन रही थी? तो राजकुमारी अमृत कौर। इसके बाद ये कैंडिडेट इसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अब्बुल कलाम आजाद, अब्बुल कलाम है आजाद।
ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं केवल जो आपकी बुक में है। यदि आपको डिटेल से देखना है तो इससे संबंधित वीडियो है आपके, वो देख सकते हो आप। एक है रफी अहमद किदवई, रफी अहमद किदवई, ये स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में प्रथम संचार मंत्री थे, संचार मंत्री। तो देखो ये भी अपने को याद रखना है कि संविधान सभा में कुल मिलाकर के 389 सदस्य, और इन 389 सदस्य जो संविधान सभा थी इसके दो काम थे, एक तो संविधान का फॉर्मेशन करना, और दूसरा जब तक के 26 जनवरी 1950 में जो संविधान बना उसके अनुसार जब तक संविधान बन करके तैयार नहीं होता, जब तक चुनाव नहीं होते, तब तक संविधान सभा ही है जो संसद के रूप में काम करेगी। तो ये चीज थी। अभी कुछ बातें और भी हैं, तो देखो इनको तो आपको याद ही करना है। एक तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाणिज्य और उद्योग मंत्री, प्रथम स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर, प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, संचार मंत्री रफी अहमद किदवई। एक अपने चर्चा की गई है बी आर अम्बेडकर, बी आर ए अम्बेडकर से। देखो भीमराव अंबेडकर हैं, इन्हें संविधान की जो प्रारूप समिति थी उनका अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। प्रारूप समिति, संविधान में छोटी बड़ी कुल मिलाकर के 22 समितियां थी, और इस प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? बी आर अम्बेडकर को। प्रारूप समिति बनी कब थी? ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947, और इस प्रारूप समिति को भारतीय संविधान में, यदि संविधान के निर्माण की समितियों से संबंधित चर्चा करें तो सबसे बड़ी समिति प्रारूप समिति थी, सबसे मुख्य समिति थी। और इन्हीं के द्वारा जो इसमें कुल मिलाकर के अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे, 7 सदस्य। और जितने भी प्रकार की जो समितियों ने अपने प्रस्ताव दिए उन सब पर विचार विमर्श करने के बाद अंतिम रूप से बी आर अम्बेडकर ने ही इसका प्रारूप पेश किया और उसका 3 बार वाचन किया था। एक अपने दिया हुआ है कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के संस्थापक कौन थे? तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के संस्थापक और अध्यक्ष तो बी आर ए अम्बेडकर, और संविधान सभा में ये संविधान सभा के जो सदस्य थे वो भी इसी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से जीत करके ये आए थे संविधान सभा में। और इससे संबंधित जो नेहरू जी का प्रथम मंत्रिमंडल था उस मंत्रिमंडल में ये थे कानून मंत्री यानी विधि मंत्री। तो ये भी अपने को ध्यान रखनी है। प्रथम विधि मंत्री, प्रथम विधि मंत्री कौन थे? बी आर ए अम्बेडकर। इन्होंने एक बिल पेश किया था अप्रैल 1947 को, हिंदू कोड बिल, हिंदू कोड बिल। ये हिंदू कोड बिल है, ये लोकसभा में पेश किया परंतु वहां से पारित नहीं हो पाया। ये हिंदू पुरुष और महिला है उनकी वसीयत से संबंधित था।
में आपको 12वीं क्लास के स्तर पे पूरी डिटेल की आवश्यकता नहीं है। हिंदू कोड बिल है वो B.R. अम्बेडकर ने पेश किया अप्रैल 1947 में, परंतु ये लोकसभा से पारित नहीं हो पाया। इस कारण से 1951 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद ये चुनाव भी इन्होंने लड़ा था, परंतु उस चुनाव में ये सांसद नहीं बन पाए। और अंततः 1956 में 1956 में B.R. अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। बौद्ध धर्म, ये भी आप याद रख सकते। कहने का मतलब B.R. अम्बेडकर इनसे संबंधित प्रथम विधि मंत्री हैं। हिंदू कोड बिल के कारण से इन्होंने फिर जब अनबन हो गई तब इन्होंने त्याग पत्र दे दिया 1951 में, और बौद्ध धर्म इन्होंने 1956 में अपनाया था। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब देखो, एक छोटी पार्टी है के बीच में चर्चा की गई है, PRI। देखो PRI क्या चीज है? ये है इंस्टीट्यूशन रिवोल्यूशनरी पार्टी। देखो PRI इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, PRI, ये जो पार्टी है इसकी स्थापना हुई थी 1929 में। और ये भारत से संबंधित नहीं है बल्कि ये मैक्सिको से संबंधित है। मैक्सिको उत्तर अमेरिका महाद्वीप का एक देश है मैक्सिको, जहां से हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी विश्व स्तर पर। मैक्सिको की जो क्रांति हुई 1910 से लेकर के 1920 के मध्य, उस पार्टी में PRI के जो प्रतिनिधि थे, इनके जो नेता थे, वो इस पार्टी में शामिल थे। तो मैक्सिकन जो क्रांति है उसकी विरासत इस PRI पार्टी को प्राप्त थी, इसलिए यह लगातार 60 वर्षों तक शासन रहा इसका। 60 वर्षों तक शासन। देखो PRI पार्टी इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, इसका पहले नाम था इंस्टीट्यूशन की जगह नेशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। इसकी स्थापना 1929 में हुई। मैक्सिको से संबंधित पार्टी है। और मैक्सिको की जो क्रांति थी मैक्सिकन क्रांति, इस मैक्सिकन क्रांति की इस पार्टी को विरासत प्राप्त थी। और इस पार्टी में देखो बहुत ही जो राजनेता भी शामिल थे, और इसी पार्टी में किसान मजदूर जो संगठन था, किसान संगठन भी शामिल था। मजदूर संगठन है। कहने का मतलब ये हुआ कि अधिकांश जो लोग थे उनका समूह था, परंतु उसके बाद ये जो पार्टी थी इसके प्रमुख जो कैंडिडेट थे प्लूटार्को, इलियास केलस। देखो इस पार्टी के प्रमुख कैंडिडेट प्लूटार्को, इलियास केलस, इन्होंने क्या किया, इस प्रकार का एक सिस्टम बनाया कि अन्य जो दल थे वो तो धीरे धीरे इनसे हो गए अलग, क्योंकि इसने अपनी तरफ से मनमानी स्टार्ट कर दी कि ये पार्टी धांधली करके चुनाव में, और उसके बाद जीत जो प्लूटार्को, इलियास केलस से इन्हीं की पार्टी की होती। और ये पार्टी 2000 तक
सन 2000 तक सत्ता में रही। उसके बाद 2000 में जो चुनाव हुआ राष्ट्रपति का मैक्सिको में, वो चुनाव ये पार्टी हार गई। तो ये भी अपने को याद रखना है। इसमें ज्यादा ध्यान न रख के इतना ही है, पीआरआई पार्टी का संबंध कहाँ से है, तो मैक्सिको से है। और ये पार्टी बनी कब, ये 1929, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस प्रकार का कोई प्रश्न इससे संबंधित नहीं बनता। नेक्स्ट देखो, एक आपके दिया हुआ है कि संविधान बन करके तैयार कब हुआ। तो किताब में वो चीज जो आपके आजकल छोटे प्रश्न आते हैं उसमें शामिल है। तो संविधान निर्माण की बात करें, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। और भारतीय संविधान को कुल मिलाकर के 26 नवंबर 1949 को यह भारतीय संविधान बनकर के तैयार हो गया। और इसी दिन इसे अधिनियमित अंगीकृत और आत्मार्पित, ये 3 शब्द आते हैं कि इसी दिन भारतीय संविधान जब बनकर के तैयार हुआ तो इसे अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित किया गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान बनकर के तो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, परंतु ये लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये अपने को ध्यान रखना है। और इसीलिए 26 जनवरी को अपन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में। तो इस प्रकार से स्वतंत्र भारत में राजनीति का दूसरा चैप्टर ये एक दल के प्रभुत्व का दौर, इससे संबंधित सारी अपन ने चर्चा की। इसका सबसे मुख्य जो पार्ट है वो है कि एक दल के प्रभुत्व का कारण क्या था। तो इसमें अपने जो इससे पहले वाला वीडियो है उसमें चर्चा की है। दूसरी बात, विभिन्न जो पार्टी हैं इसमें मुख्य 3 पार्टी दी गई हैं। एक तो सोशलिस्ट पार्टी, दूसरी भारतीय जनसंघ और तीसरी सीपीआई। तो इनकी विचारधारा में अंतर से संबंधित या किसी प्रकार की टिप्पणी से संबंधित आपके प्रश्न आता है। तो ये जो चैप्टर है इसमें मुख्य बातें जितनी भी आपकी बुक में वो सारी की सारी इसमें शामिल है। धन्यवाद।